मेरी बस 2 ही बेटियां थी। मैंने अपने बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। हमारी खुद की फैक्ट्री थी जिसमें जीन्स की पैंटें सिलती थी और कनाडा, चेन्नई वगैरह दूसरे शहरों में जाती थी। मेरी छोटी बेटी, मैं और मेरे पति, हम तीनों ही फैक्ट्री संभालते थे। एक बार मैंने देखा कि मेरी बेटी हमारे ट्रक चलाने वाले ड्राइवर के साथ फ़ोन पर कुछ देख रही है। मैंने देखकर इग्नोर कर दिया कि कुछ काम के बारे में बात कर रही होगी। थोड़े दिनों बाद उस ड्राइवर ने मेरी बेटी के फ़ोन पर कुछ वीडियो भेजी जो मेरी बेटी से पहले उसके फ़ोन पर मैंने देख ली, और वे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम राज है और मेरे पति का नाम राजेंद्र है। हम लोग सिख परिवार से बिलोंग करते हैं। मुझे वाहेगुरु ने बस 2 ही बेटियां दी थी। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरा और मेरी बेटियों का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे। मेरी बड़ी बेटी कनाडा की एक अमीर फैमिली से रिश्ता आया जो वहाँ पर रहने वाले किसी रिश्तेदार ने बताया था। हम भी उन लोगों को जानते थे। हमने वहाँ पर अपनी बेटी की शादी कर दी और उसकी तरफ से निश्चित हो गए। अब आगे मेरी छोटी बेटी ममता थी जो ग्रेजुएशन कर रही थी और हमारे साथ फैक्ट्री का काम भी संभालने लगी थी। मैं भी घर के काम नौकरों से करवा कर फैक्ट्री चली जाती थी। मेरी एक मैड थी जिसका नाम शांता था। सालों से वही हमारे घर में खाना वगैरह बनाती थी। एक बार एक हफ़्ता होने वाला था मगर वह काम पर नहीं आई थी। मैंने उसके घर जाकर पूछना ही सही समझा। मुझे लगा कि हो सकता है कि वह बीमार पड़ गई हो और उसे पैसों की ज़रूरत हो। ये सब सोचकर मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी शांता के घर पर ले चलो। मैं जब शांता के घर पहुंची तो वह रो रही थी। मुझे देखते ही उसने कुर्सी लाकर मुझे उस पर बैठा दिया और बोली कि मैडम जी, आपने तकलीफ़ क्यों की, मुझे ही वहाँ पर बुला लिया होता। मैंने उससे कहा कि मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। वह बोली, मैडम जी, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। उसने अपने 14 बरस की बेटी कल्पना को आवाज़ लगाई। कल्पना अंदर से बाहर आई तो वह बहुत डरी हुई और कमज़ोर लग रही थी। मैंने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और उससे बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल्पना का बचपन से ही हमारे घर में बहुत आना जाना था। ममता भी उसके साथ बहुत खुश रहती थी। उसके पुराने कपड़े और खिलौने में उसे दे देती थी। जितने समय शांता हमारे घर में काम करती थी वह भी वहीं पर खेलती रहती थी। कल्पना एक खुश मिजाज लड़की थी, मगर उस दिन तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सालों से बीमार है। मैंने प्यार से पूछा तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने शांता से पूछा कि इसे क्या हुआ है। वे बोली, मैडम जी, अब मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी का तो रक्षक ही उसका भक्षक बन गया है। हमेशा मैंने अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने ही रखा था, मगर उस दिन मेरे मायके में किसी की मौत हो गई थी। मैं वहाँ पर गई तो रात को वापस नहीं आ सकी। मेरी कल्पना घर पर अकेली थी। मैं सोच रही थी कि रात तक वापस आ जाऊँगी, मगर रात तक वापस नहीं आ पाई और मेरी बेटी मेरे इंतज़ार में घर पर ही बैठी हुई थी। उसका बाप रात को शराब पीकर आया और उससे पूछने लगा कि तेरी माँ कहाँ है। इसने कहा कि बाबा, माँ मामा के घर गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। उसने कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। इसने जो कुछ घर पर बनाया हुआ था उसे दे दिया। उसने खाना खा लिया और वह अपने कमरे में दरवाजे की कुंडी लगाकर लेट गई। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि पता नहीं उस पर क्या शैतान सवार हुआ। वह दरवाजे को तेज़ तेज़ पीटने लगा। मैंने इसे पहले ही समझा रखा था कि कभी ऐसा समय आए कि मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम दरवाज़ा बंद कर लेना और अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोना। वह बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दरवाजे पर लातें मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में दरवाजे की कुंडी टूट गई और वह अंदर आ गया। इस बेचारी को तो ये भी पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसके सगे बाप ने ही इसे बर्बाद कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि अब तेरा घरवाला कहाँ है। वह बोली, वह कहाँ जाएगा, अभी थोड़ी देर में ही दोबारा पीकर आ जाएगा। मैंने कहा, तुम पुलिस में क्यों नहीं गई? तुम्हें किस बात का डर है, वैसे भी तुम खुद कमा कर खाती हो। उसने तेरी मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार किया और तू अभी तक उसके साथ रह रही है। वे बोली, मैडम जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उस पागल आदमी को उसकी असली जगह पर पहुंचाओ। शांता में मेरी बात सुनकर हिम्मत आ गई। वे बोली, मैडम जी, आप सही कह रही हैं।
उसने एक बार मेरी बच्ची पर जुल्म किया है। अगर उसे सज़ा नहीं मिली तो वह दोबारा वही हरकत करेगा। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी गलती की सज़ा उसे दिलवा कर ही रहूँगी। मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन पहुँच गई। पूरा पुलिस थाना उन दोनों माँ बेटी की बात सुनकर हैरान हो रहा था कि दुनिया सच में बुराइयों से भरी हुई है। इस दुनिया में बहुत सी लड़कियों पर अत्याचार होता है, मगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ कोई नहीं उठाता है। पुलिस ने उस गंदे इंसान को पकड़ लिया और उस पर केस डाल दिया और अब वह जेल की सलाखों के पीछे है। मैंने शांता को बोल दिया कि कल्पना की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। शांता मुझे दुआएं देती रहती है। अब मैं शांता के ऊपर अपना घर छोड़कर मैं भी फैक्ट्री चली जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी ममता हमारे फैक्ट्री के ड्राइवर के साथ बहुत घुल मिलकर बातें कर रही है। मैंने उससे पूछा, तुम इससे क्या बात कर रही थी? तो वह कहने लगी कि मम्मी, मैं इसको अक्सर देखती थी कि ये देखने में तो पढ़ा लिखा है और किसी अच्छे घर का लगता है, और ये एक मामूली नौकरी क्यों करता है। मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम तो कपड़े भी अच्छे पहनते हो, तुम्हारे पास फ़ोन भी महंगा है, तुम दिखने में भी स्मार्ट हो, और मैंने देखा है कि तुम खाली समय में लैपटॉप पर कुछ करते रहते हो। ये सब क्या चक्कर है? अगर तुम पढ़े लिखे हो तो फिर कोई अच्छी नौकरी कर लो, कि ड्राइवर की नौकरी क्यों कर रहे हो? वे कहने लगा कि मैडम जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की है और 10वीं में भी मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी। मुझे बस ड्राइविंग आती थी और इसके अलावा कोई भी काम नहीं आता था, इसलिए मैं गाड़ी चलाने लगा। मैंने उससे पूछा, ये तुम लैपटॉप पर और फ़ोन पर क्या करते रहते हो? उसने कहा, मैडम जी, अपने काम के कारण मैं नई नई जगहों पर जाता हूँ। मेरा ड्राइवर का काम चुनने का एक कारण ये भी था क्योंकि मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का हूँ। काम का काम हो जाता है और मैं नई नई जगहों की सैर भी कर लेता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो? तो वह बोला, मैडम जी, मैं बहुत सारी जगहों पर घूमा हूँ, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, कश्मीर, ऊटी, कनाडा, चेन्नई और भी बहुत सारे शहर हैं। मैं अब तक जहाँ जहाँ जा चुका हूँ। मम्मी जी, मैं तो उससे इम्प्रेस हो गई थी। आपको पता है ना कि मुझे भी घूमने फिरने का कितना शौक़ है, मगर डैडी को तो अपने काम से टाइम ही नहीं मिलता कि वे हमारे साथ घूमने चलें। दीदी और जीजा जी भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं, इस कारण हम तो कभी अपने शहर से भी बाहर नहीं गए हैं। मैंने देखा ये सब बताते हुए उसका चेहरा खुशी से खिल रहा था। मम्मी जी, जब मैंने उसके लैपटॉप पर देखा तो उसमें बहुत सारी जगहों के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ थे। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और उससे कहा कि वो मुझे ये सारी फ़ोटो सेंड कर दे। मम्मी जी, वे जहाँ भी जाता है वहाँ की मशहूर जगहों पर तो जाता ही है, वहाँ का मशहूर खाना भी खाता है। उसकी बातें सुनकर और फ़ोटोग्राफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर घूम रही हूँ। वह लड़का परमिंदर एक बहुत अच्छा लड़का है, बस उसकी फैमिली में कोई नहीं है। बेचारा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये सब करता है। ममता की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी। मुझे पता था कि वह भी नेचर लवर है, मगर फिर भी एक माँ होने की वजह से मैं उस पर नज़र रखती थी। एक बार परमिंदर का वीडियो कॉल आया। वह मेरे साथ ही बैठी हुई थी। परमिंदर उसे कनाडा की खूबसूरत जगहों को फ़ोन पर दिखा रहा था और वह भी बड़ी खुशी के साथ वे तस्वीरें देख रही थी। वह बहुत देर तक मेरे सामने ही उससे बातें करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। उन दोनों की दोस्ती कई लोगों को खटक रही थी। धीरे धीरे बात ममता के डैडी के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने परमिंदर को नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनसे कहा, ऐसा उन दोनों के बीच कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। किसी ने आपके गलत कान भरे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वे कहने लगे, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। जब ये बात ममता को पता चली तो उसने अपनी जानकारी में ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में परमिंदर की नौकरी लगवा दी। जब तक वे हमारी फैक्ट्री में काम करता था, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहता था, मगर अब तो मुझे पता भी नहीं था कि वे कहाँ पर नौकरी कर रहा है। अब मैं ये बात ममता के डैडी को कैसे बताती? वह तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। इधर ये लड़का धीरे धीरे ममता के दिल पर छा रहा था। अब वह उसे जब मर्ज़ी फ़ोन कर लेती थी। वह लड़का कभी कभी तो परेशान हो जाता था। कहता था, मैडम जी, मैं तो अपने घर पर सो रहा हूँ, मैं आपसे अभी वीडियो कॉलिंग नहीं करूँगा। जब मैं किसी अच्छी जगह पर घूमने जाऊँगा तो आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाऊँगा। उसे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ममता उसके साथ कितना आगे पहुँच गई है। समय गुज़रता जा रहा था
अब बाकी जानने वालों से भी ममता और परमिंदर की नज़दीकियाँ छुप नहीं रही थी। एक बार किसी मिलने वाले ने उनसे बता दिया कि सरदार जी, आजकल आपकी छोटी बेटी ड्राइवर में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। ममता के डैडी ये बात सुनकर गुस्से से घर आ गए और ममता को आवाज़ें लगाने लगे। उन दिनों मेरी बड़ी बेटी लखविंदर भी अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर आई हुई थी। ममता हम सबको परमिंदर के भेजे हुए फ़ोटोग्राफ दिखा रही थी। उसके डैडी ने गुस्से से तेज़ आवाज़ में पूछा कि ममता, ये सब क्या है? तुम एक ड्राइवर के साथ इतना क्यों घुल-मिल रही हो? वे बोली, डैडी जी, मुझे उसका लाइफस्टाइल बहुत पसंद आया है। आपको तो पता है कि मुझे घूमने फिरने का कितना शौक़ है, मगर हम लोग तो इतने बिज़ी हैं कि कहीं भी नहीं जा सकते। और उस परमिंदर को देखें, अच्छी से अच्छी जगह पर घूमने जाता है, बड़े बड़े होटलों पर खाना खाता है, नई नई जगह पर अपनी वीडियो बनाता है, फ़ोटो निकालता है। मेरी बड़ी बेटी बोली, डैडी जी, ममता सही कह रही है। मेरी जहाँ पर आपने शादी की है, पैसा तो बहुत है, मगर मेरे पति के पास मेरे और मेरे बच्चों के लिए समय ही नहीं है। यहाँ पर भी मैं अकेली बच्चों के साथ आ जाती हूँ। वे तो खुद अक्सर टूर पर ही रहते हैं। मैं और मेरे बच्चे घर पर अकेले पड़े रहते हैं। ममता ने डैडी जी के कंधे पर सर रख दिया और बोली, डैडी जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कोई आपकी इज़्ज़त पर उंगली उठाए। मेरे पति अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन दोनों को गले लगा लिया। जब वे कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा कि परमिंदर एक अच्छा लड़का है, क्यों ना ममता की शादी उससे करवा दें। हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है, इतना बड़ा कारोबार है। ममता और परमिंदर दोनों मिलकर इस कारोबार को संभाल लेंगे। मेरे पति को भी यही सही लगा और हमने उन दोनों की शादी कर दी। वे दोनों अब नई नई जगह पर साथ में घूमने जाते हैं। ममता और परमिंदर एक अच्छे पति पत्नी साबित हुए। परमिंदर ने हमारा बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है और हम दोनों को भी माँ बाप की तरह ही इज़्ज़त देता है।